गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपका S8 का जो आपका गेसिंग प्रश्न है वो आपको हम बताने वाले हैं। टोटल इसमें 4 यूनिट आपको अध्ययन करने हैं और प्रत्येक यूनिट से हम आपको 3 से 4 सवाल कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस आपके यूनिट से लगभग आपके 90% सवाल एग्जाम में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार डीएलएड दूसरे साल आपका 2024 से 26 गेसिंग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जिस पेपर का नाम आपका S8 है और इसमें आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें यूनिट 1 से जो आपका महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है वो आपका 2 से 3 सवाल ही रहे, मतलब 3 से 4 सवाल ही रहने वाला है। और ये आपका यूनिट 1 का महत्वपूर्ण 4 सवाल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पहला सवाल है, प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, विस्तार से चर्चा करें। मतलब कि ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि शुरुआती अवस्था में जब बच्चों को हम लिखने के लिए सिखाते हैं तो लिखने के सिखाने के क्रम कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जब शुरुआती बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग लिखने का काम के लिए बहुत सारा विधि है। आड़ी तिरछा रेखा जब शुरुआती अवस्था में ही बच्चा अपने घर पर वो लिखता पढ़ता है, पाई पढ़ता है, दीवालों को रंगता है, तो जब वो विद्यालय आता है तो हम उससे जो है बहुत सारे का काम, बहुत सारे लिखने का प्रैक्टिस करवाते हैं। चाहे आप उससे ड्राइंग करवाइए, चाहे उससे रंग बढ़वाइए, चाहे उससे किसी चीज को देखकर लिखने के लिए कहिए, अपने मन में आ रहे विचारों को लिखने के लिए कहिए। तो जो उनको मन में आएगा, चित्र, ज्यादातर चित्रांकन गतिविधि के माध्यम से या अपने घर में माता पिता के नाम लिखवाते हैं। ऐसे कई प्रकार की गतिविधि होते हैं जिसको करने से क्या होता है, बच्चों की जो शुरुआती लेखन होता है वह शुरू होता है। इसको आपको बताना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता विकास करने के लिए हम बच्चों को ड्राइंग करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे, कविता लिखवाएंगे, साथ ही साथ बोर्ड पर लिखे हुए चित्र को, कहानियां को, कविता को, क्वेश्चन को वहां लिखने के लिए कहेंगे, अपने मित्र का, अपने दोस्त का, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखने के लिए कहेंगे। तो वैसे वो बहुत सारी चीजें लिखेंगे जिससे क्या होगा, उनके लेखन क्षमता का विकास होगा। तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। अगला है, शुरुआती लेखन क्या है, इसका विकास कैसे होता है एवं लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट करें। देखिए शुरुआती लेखन जो होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब उनका वृद्धि होता है, विकास होता है, तो वो बचपन से ही अपने आसपास उपस्थित चीजों को लेकर दीवालों पर, किताबों में, कॉपियों में आड़ी तिरछा रेखा शुरू कर देते हैं लिखना। जिसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि उन्हें लिखने का आदत बन जाता है और वो चीजों को लिखना पसंद करने लगते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया को, इसका विशेषता स्पष्ट करें। तो लेखन के चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है, तो लिखने के लिए सबसे पहले आप देखते होंगे बच्चा आड़ी तिरछा कुछ भी अपने मन में जो भी आता है उसको पढ़ता है। तो जब वो लिखता है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चों का लेखन क्षमता का विकास होता है। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है, किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ। यहां पर मैं आपको कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं लेखन क्षमता से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चे। तो लेखन के चरणबद्ध प्रक्रिया जो है वो आपका आड़ी तिरछा रेखा, प्रतीकात्मक चित्र है, साथ ही साथ स्ववर्तनी, और जो भी बच्चे देखते हैं, लिखते हैं, उसके माध्यम से वो बच्चे क्या होते हैं, अपने लेखन क्षमता का विकास करते हैं। सबसे पहले तो वो आड़ी तिरछा लिखते हैं, फिर चित्रांकन जो है आपका जो है चीजों को देखकर उसके ऊपर घसना शुरू करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। स्ववर्तनी है, खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। बच्चा का जो शुरुआती लेखन होता है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चा अपने मन से जो भी चीजें बनाता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव या कुछ ना कुछ चीजें जो होती है छुपी होती है। तो इस माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। पढ़ने और लिखने में क्या संबंध है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए किसी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। सुबो पाली, सुबो पाली। तो देखिए पढ़ने और लिखने की बात कर रहा है, ये आपका पढ़ने और आपके लिखने का बात करता है। तो ये भाषा सीखने का जो है क्रमबद्ध प्रक्रिया में आता है। जब बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं तो उनके मन में लिखने की भी बात आती है। तो यह एक दूसरे के पूरक है, यानी किसी बच्चों का पढ़ने का मन होगा या उसका बेहतर पढ़ाई होगा तो वो बेहतर लिखता भी होगा। और इसका उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट करते हैं कि जब कोई बच्चा जो किसी चीज को पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम इन चीज को अपने चीजों के माध्यम से रूपांतरित करें, लिखे। तो इसके माध्यम से आप इसको समझा दीजिएगा।
अगला यहाँ पर सवाल है, बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याओं का संक्षिप्त चर्चा करें। देखिए, बच्चों को जब हम लिखना सिखाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा समस्या आती है। सबसे पहले तो बच्चों का सही तरीके से कलम ना पकड़ना, सही तरीके से जो आपका स्थूल गति कौशल है, यानी जो उसका छोटे मांसपेशियों का विकास है वो सही तरीके से ना होना, तो बच्चे सही तरीके से पेंसिल नहीं लिख पाते हैं। बच्चों को देखने में या चीजों को समझने में आना दिक्कत, लिखते समय आड़ी तिरछा हो जाना, लिखते समय ऊपर नीचे हो जाना, लिखते समय कई प्रकार की कठिनाइयां आती है, बच्चों को दिखाई नहीं देना, या जो चीजें वो लिख रहे हैं वो गलती लिख रहे हैं, अशुद्धियां होती है उसको दूर करना। तो वैसे बहुत सारे जो है समस्या है जब बच्चे लिखते हैं। बच्चों को लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, लिखते कुछ और है। अक्षर का ज्ञान नहीं होना, शब्दों का ज्ञान नहीं होना, लिखेंगे 9 पढ़ेंगे 6, बोलेंगे हम बउआ कि 9 लिखे तो वो 9 का लिख देंगे, 9 को 6 लिख देंगे। तो उनको सही तरीके से जो लिखने के चरणबद्ध प्रक्रिया है उसका विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से समस्याएं आती है। तो उन सारे समस्याओं को यहाँ पर आप जो है लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट 2 से आपका यहाँ पर 2-3 सवाल है। जैसे यहाँ पर आपका यूनिट 2 से महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदी भाषा सीखने की योजना का क्या अर्थ है और इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करें। देखिए, हिंदी भाषा सीखने की योजना की बात करें, यानी जब बच्चा हिंदी भाषा सीखता है तो उस समय हमें एक योजना बनाने की जरूरत होती है। तो हिंदी भाषा योजना का तात्पर्य होता है कि हम बच्चों को कितने बेहतर तरीके से हिंदी के लेखन और जो उनके वर्तनी संबंधित है या जो भी उनके लिखत संबंधित चीजें है उसको कैसे विकसित करें। साथ ही साथ हिंदी भाषा के सीखने की योजना का मतलब होता है कि हम बच्चों को हिंदी भाषा में कैसे जो है बेहतर करें, क्या उद्देश्य लाए, क्या व्याख्या लाए, कौन विधि का प्रयोग करे। तो इसकी आवश्यकता और महत्व यह है कि हिंदी भाषा सीखने में जब हम योजना बनाते हैं तो हमारा जो ये सीखना कार्य है वो बेहतर होता है। साथ ही साथ बच्चे जो होते हैं इसके माध्यम से अपने उद्देश्य और आवश्यकताओं को जानते हैं, समझते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। अगला है, हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना का प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। जब बच्चे को हिंदी शिक्षण दी जाती है और उस समय किसी प्रकार की योजना बना देती है, सीखने की योजना, जिसको हम लोग लर्निंग प्लान बोलते हैं या लेसन प्लान बोलते हैं, तो लेसन प्लान बनाने के दौरान जो है काफी सारी चुनौतियां देखने को मिलता है कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या उसका उद्देश्य परिपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो हम विधि के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं क्या वो विधि के माध्यम से बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जिसका उद्देश्य है क्या उद्देश्य पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गृह कार्य बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे को समझ में नहीं आया या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती है। यानी उद्देश्य की बात करता है, समय की बात करता है, कला समय की बात करता है, फिर आपका जो है गृह कार्य, वर्क कार्य, फिर आपका जो है उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, क्या उसका महत्व है, क्या उसका विशेषता है, कौन सी विधि का प्रयोग किए, ऐसे बहुत सारी जो है चुनौतियां देखने को मिलता है। अगला है, व्यवहारवादी रचनात्मकता और आलोचनात्मकता कक्षा शिक्षण क्या है। तो देखिए, व्यवहारवादी कक्षा शिक्षण की बात करेंगे तो बच्चे जब कक्षा क्लास में किसी चीज को सीखते हैं या जानते हैं तो उससे व्यवहार में रहते हैं। साथ ही साथ रचनात्मक कक्षा शिक्षण वो होता है वैसा कक्षा कक्ष जहां पर बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनके अंदर रचना करने की क्षमता का विकास हो। साथ ही साथ आलोचनात्मक कक्षा कहने का मतलब है कि सही गलत क्या है, क्या कथन सत्य है, क्या गलत है, मतलब आलोचना करने आना चाहिए बच्चों से। बच्चों के अंदर जब शिक्षण आए तो वो सब टीचर से सवाल जवाब करे, इसके बारे में पूछे, आलोचना करे कि सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण बताइए। तो इस तरह करके आप व्यवहारवादी यानी अपने आप में ढलना, रचनावादी यानी कि सोचने समझने के, तर्क करने की क्षमताओं का विकास करना, और आलोचनात्मक यानी कि सवाल जवाब पूछना टीचर से कि आखिर हम पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है, और इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट आएंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यूनिट नंबर आपका जो है 3 की बात कर ले तो इसमें आपका 4 सवाल है। जैसे पहला सवाल है, भाषा संरचना में वर्ण, शब्द और वाक्य को महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब आप बताइएगा, भाषा संरचना यानी भाषा को सही तरीके से सीखने के लिए या सही तरीके से लिखने के लिए
यह सही तरीके से जानने के लिए हमें भाषा संरचना यानी कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। हमें भाषा में सबसे पहले वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए और वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। तो वर्ण के बारे में बताइएगा, इसके प्रकार के बारे में बताइएगा, शब्द के बारे में बताइएगा और वाक्य के बारे में बताइएगा। ये तीनों क्या है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग ध्वनि सीखते हैं। ध्वनि से हमारा वर्ण होता है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है। अक्षर के बाद हम शब्द सीखते हैं जो कि वर्णों के मेल से बनता है और शब्द के मेलों से वाक्य बनता है और वाक्य के प्रकार बता दीजिएगा, उसको डिफाइन कर दीजिएगा। अगला है संदर्भ आधारित व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, कक्षा में भाषा सिखाने में इसकी क्या उपयोगिता है। यानी संदर्भ आधारित व्याकरण कहने का मतलब है कि हम लोग जब किसी भाषा को या जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण जो है संदर्भित होता है, यानी विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका महत्व यह है कि हमें व्याकरण जो है शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और ज्ञान को ग्रहण करने में काफी मदद करता है। साथ ही साथ कक्षा में भाषा सिखाने के उपयोग के दौरान इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भाषा को सार्थक और सही तरीके से और भाषा संरक्षण को भी समझ सके, यानी भाषा संरचना को भी समझ सके, जिसमें व्याकरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हमारा भाषा में या अगर हमारा विषय में या अगर हम बात कर ले हिंदी शिक्षण में व्याकरण की कमी होती है तो वो हमारा सार्थक सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर ले वर्तनी में होने वाले अशुद्धियां कौन कौन सी है, उनके निराकरण के उपाय बताइए। वर्तनी कहने का मतलब है कि बोलने में, लिखने में जब वर्तनी यानी जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलता है। लिखने की बात कर लेंगे तो वर्तनीय अशुद्धियां इसलिए है बच्चों को हम अक्षर का ज्ञान नहीं होना, शब्दों का ज्ञान नहीं होना, ध्वनि का ज्ञान नहीं होना, वर्ण का ज्ञान नहीं होना, लिखते समय मतलब सुनाई कम देना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें वर्तनीय अशुद्धियां होती है। दीर्घकालीन, हर्षकालीन, बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं होना, आधा वाक्य का ज्ञान न होना, फुल स्टॉप, बिंदु, विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, उसके बारे में लिख लीजिएगा। व्याकरण में होने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी है, उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, गतिविधियों भी सुझाए। यानी मेरे प्यारे बच्चे व्याकरण में भी बहुत सारे बच्चों को गलती होता है कि कहां पर हमें जो है स्त्रीलिंग लगाना है, कहां पर हमें पुल्लिंग लगाना है, कहां पर हमें जो है लड़का का प्रयोग करना है, कहां पर लड़की का प्रयोग करना है, कहां पर हमें सही तरीके से व्याकरण के मतलब शब्दों का प्रयोग करना है। इसके लिए हमें व्याकरण की स्ट्रक्चर और व्याकरण की समझ जरूरी है, नहीं तो हमारी हिंदी भाषा में या व्याकरण की भाषाओं में व्याकरण में अशुद्धियां देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारा जो वर्तनी है या जो भी हमारी भाषा संरचना है वह काफी मतलब अशुद्ध हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं यूनिट 4 से आपका केवल 3 सवाल हमने यहां पर लिया है। तो देख सकते हैं पहला सवाल यहां पर बोला गया है हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन की संरचना को स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण सवाल। मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन संकल्पना की महत्व यह है कि सतत यानी कि जब हम विषय को पढ़ाते हैं हिंदी में, बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी को, विषय को, तो उस समय हम सवाल जवाब करते हैं वो आपका सतत होता है। और व्यापक कहने का मतलब है कि हिंदी विषय के साथ साथ हम हिंदी से जुड़े संपूर्ण चीजों का जब मूल्यांकन करते हैं वो आपका व्यापक कहलाता है। और सतत मूल्यांकन जो होता है वो आपका पढ़ने पढ़ाने के दौरान होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है। तो इसके बारे में आप यहां पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो आकलन कहने का मतलब होता है जहां पर हम लोग जो है पढ़ने पढ़ाने के दौरान या शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं। मूल्यांकन जो होता है व्यापक होता है, आकलन जो होता है सतत होता है, मूल्यांकन व्यापक होता है। ये साल के अंत में सभी मतलब विकासों के क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य प्लस अंकन, अंक के आधार पर बच्चों का जांच की जाती है। तो इसके बीच आप डिफरेंस बता दीजिएगा। हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या का क्या महत्व है। तो हिंदी शिक्षण की बात कर ले तो पाठ्यचर्या जो है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के एज अकॉर्डिंग, बच्चों की क्लास अकॉर्डिंग और बच्चों को सरल एवं उनके परिवेश से जुड़ा होना चाहिए और दैनिक जीवन की गतिविधियों को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे उस पाठ्यचर्या को आसानी पूर्वक समझ सके। और पाठ्यचर्या जो है अधिक लचीला होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, उनके परिवेश और पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, व्याख्यान उसमें और खेल और भी बहुत सारी चीजें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने और समझने में फायदा मिले। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका पेपर है आपका S8 है, इसका गेसिंग क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। टोटल 4 यूनिट में लगभग आपका 12 से 15 सवाल है। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो आपका 35 नंबर का एग्जाम होने वाला है इसमें आप बेहतर तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।